हमने रखा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक लम्हे को डिस्टॉर्शन पैदा। उस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से, उन चार्जेस की वजह से जो नेबरिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी ये नेगेटिव रिपेल करेगा और न्यूक्लियस को खींचेगा और साथ वाले एटम पे भी डाइपोल पैदा होगा। पहले वाले डाइपोल का क्या नाम रखा था? पहले वाले डाइपोल का नाम था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और उसकी वजह से जो दूसरे पर डाइपोल पैदा हुआ उसका नाम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। एक लम्हे को चार्ज पैदा हुआ, उसने साथ वाले पे चार्ज पैदा इंड्यूस कर दिया, उस पर असर कर दिया। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान, उसका नाम हमने रखा था लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और उसकी सबसे खास बात ये थी कि ये आर्जी तौर पर पैदा होती हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद ही किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी डायरेक्शन में, किसी दूसरे पॉइंट पे फिर प्रोड्यूस हो जाती। तो ये बनती टूटती रहती है, परमानेंट नहीं है, इंस्टेंटेनियस है, एक लम्हे के। जो ये फोर्सेस पैदा होने लगती हैं, इनकी वजह से नोबल गैसेस को लिक्विड्स में और बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो सॉलिड्स में चेंज कर सकते। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कल हमने कहा था 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कितना बड़ा एटम है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कुल एटम्स कितने हैं। और नंबर 3, पोलराइजेबिलिटी, पोलर बनने की सलाहियत कितनी है। जितना साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, पोलर बनने के अमकानात ज्यादा हो जाएंगे। हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, पोलराइज होने की सलाहियत बढ़ गई। और जितना पोलराइज होने की सलाहियत बढ़ेगी उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आसानी से पैदा हो, उनका असर ज्यादा हो। आज का लेक्चर बुनियादी तौर पे तो इन फैक्टर्स से ही शुरू होना है, लेकिन इन अपनी बातों को समझाने के लिए और आपके जहन में बिठाने के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्ट अप करने के लिए एक मिसाल पहले ले लें, ताकि उस मिसाल की मदद से ये आज वाले क्वेश्चंस को हम बेहतर अंदाज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को समझने के लिए एक मिसाल देंगे आम जिंदगी। कल भी मैंने एक मिसाल दी थी कि आसमान पे बादल छाए हुए हों, उसमें बिजली चमकती है, चार्ज पैदा होता है, लेकिन किसी जगह परमानेंट भी हो। नंबर 2, जितने ज्यादा घने, जितना ज्यादा गहरे, जितने ज्यादा एरिया पे फैले हुए बादल होंगे, बिजली चमकने के इम्कानात ज्यादा होंगे। नंबर 3, ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है ये जगह जगह पे बनता रहता है और गायब होता रहता है, किसी जगह परमानेंट नहीं। इसी बात को आज एक और मिसाल से समझते हैं, ताकि आज इस मिसाल को हम इन रीजनिंग क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें। मसलन आप कभी हज के मौके पे खबरें ध्यान से सुने तो अक्सर औकात ये जब शैतान को कंकरियां मारने हुज्जाज जा रहे होते हैं, जिसे रमी जमार कहते हैं, वकूफे अरफात और उसके बाद मुजदलिफा का क़याम और अगले दिन हाजी
जाके कंकरियां मारते हैं शैतानों को 3 दिन के लिए। अक्सर उस वक्त हादसा पेश आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कुचले जाते हैं, हादसा में डेथ हो जाती है, बाद दफा सैकड़ों की। होता क्या है कि वैसे नॉर्मल कंडीशन में आराम से लोग चले जा रहे हैं, अपना अपना चल रहे हैं। अगर जैसे आम सड़क पे लोग आ जा रहे हैं, नॉर्मल रफ्तार से लोग आ जा रहे हैं, कोई ऐसा चुनमें टकराने के मकानात कम होते हैं। लेकिन जब रश बढ़ता है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों की तादाद। अब जब लाखों की तादाद में एक जम्मे गफीर जा रहा हो और उसमें से किसी एक को ठोकर लगे, तो ठोकर तो एक को लगती है, वो लड़खड़ाता है, अनबैलेंस हो जाता है। उसके अनबैलेंस होने की वजह से जब बंदा गिरने लगता है, तो ये इंस्टिंक्टिवली, जिबिल्ली तौर पे, कुदरती तौर पे, बिना सोचे समझे वो नजदीक जो चीज हो उसे पकड़ने की कोशिश करता। कोई भी हो, सोच के नहीं पकड़ता, लेकिन ठोकर लगेगी तो जो चीज करीब आएगी उसे पकड़ेगा। वो किसी एक हाजी को बाई चांस अगर ठोकर लगती है, ये लड़खड़ाता है, वो साथ वाले को पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरा अनबैलेंस होता है, तीसरा होता है, कोई एक गिरता है, तो फिर उधर इतनी तो जगह ही नहीं होती कि नीचे देख सके। वो फिर जो गिरते हैं उनसे लोग ठोकरें खा के गिरते रहते हैं और ऊपर से लोग गुजर जाते हैं। वो एक जगह डिस्टॉर्शन पैदा होने से सारे मजमे में हलचल पैदा हो जाती है। वो जो एक जगह डिस्टॉर्शन पैदा हुई, एक बंदे को ठोकर लगी, वो इंस्टेंटेनियस है। उसकी वजह से उसने जो साथ वाले को पकड़ने की कोशिश की, वो इंड्यूस्ड टाइप, और उनमें जो आपस में वो एक दूसरे को पकड़ के गिरना शुरू हो गए, वो डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, डिस्पर्शन की वजह से पैदा। अब ये डिस्पर्शन, ये डिस्टॉर्शन, ये हादसा, इसके पैदा होने के लिए एक तो ये होगा कि जी जितनी तादाद लोगों की ज्यादा होगी, इसकी अमकानात ज्यादा होंगे। अकेला बंदा जा रहा हो तो उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होने का अमकान कम है, तादाद पे डिपेंड करेगा। नंबर 2, कितना बड़ा मजमा, कितने ज्यादा एरिया पे है, मीलों पे फैला हुआ मजमा है, तो डिस्टॉर्शन के अमकानात भी ज्यादा होंगे। लेकिन एक कमरे में या एक सहन में या एक छोटे से ग्राउंड में अगर कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो डिस्टॉर्शन के अमकानात कम। और सबसे बड़ा फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी। अगर बूढ़े लोग हैं, जैसा कि पाकिस्तानी अमूमन जब कुछ करने को नहीं रहता तो हज करने चले जाते, अमूमन बूढ़े लोग हज करने जाते, एजिड, और एजिड लोग होंगे तो उनके लड़खड़ाने के, टकराने के और गिर जाने के अमकानात ज्यादा हों। यंगस्टर्स हों, इसके अमकानात कम होंगे। इसका मतलब है पोलराइजेबिलिटी, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होने के अमकानात उन बंदों पे भी डिपेंड करेंगे, बंदे कौन से हैं, यंगस्टर्स है या बूढ़े या किसका। तो जैसे ये डिस्टॉर्शन पैदा होती है, जैसे हादसा ये पैदा, हादसा रूनुमा होते हैं, वैसे ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो साइज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती हैं और पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड। अब इनको देखते हुए पेपर में शायद ही कभी नोट आए कि राइट ए नोट ऑन लंदन डिस्पर्शन, बहुत रेयर चांस। इसमें से रीजनिंग क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कैसे? पहला क्वेश्चन, why boiling point of noble gases increase down the group? ये नोबल गैसेस का ग्रुप का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, 8वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, जिसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब मोनो एटॉमिक
गैसेस हैं, एक एक एटम पर मुश्तमिल, मॉलिक्यूल नहीं बनाते, सब नॉन पोलर है। नंबर 1 एटम्स है, नंबर 2 नॉन पोलर है। तो अगर ये सारी नॉन पोलर है और सारी एटम्स पर मुश्तमिल है, तो फिर हीलियम से नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है और इसका और ज्यादा क्यों है और इसका और ज्यादा क्यों है और ज़ीनान का और ज्यादा क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये कि ये सब मोनोएटॉमिक नॉन पोलर गैसेस हैं। इनमें सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही हो सकती हैं और तो कोई फोर्स इसमें पॉसिबल नहीं। अब ऊपर से नीचे जाएं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, तो इनका साइज बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, शेल्स की तादाद बढ़ती है, साइज बढ़ता है। हीलियम में 1 शेल है, नियॉन में 2, आर्गन में 3, क्रिप्टॉन में 4, ज़ीनान में 5 एंड सो ऑन। तो शेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, उसमें बिगाड़ पैदा होने के अमकानात बढ़ जाते हैं, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है, ज्यादा फोर्सेस पैदा होते हैं, और जितनी फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी उतने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन का थीम क्या है? डाउन द ग्रुप साइज और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये असल जवाब है। पीछे थोड़ी सी तमहीद बांधनी है हमने। नोबल गैसेस आर नॉन पोलर, ये सब नॉन पोलर। द ओनली फोर्सेस आर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें सिर्फ यही हो सकता है। The size of noble gas atom increases down the group, ऊपर से नीचे जाए साइज बढ़ता है। कभी जहन में आए क्यों बढ़ता है, तो शेल्स बढ़ते हैं इसलिए साइज बढ़ता है। Hence distortion becomes easy, जितना साइज बड़ा होगा बिगाड़ आसानी से पैदा होगा, and strength of London dispersion forces increases, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, therefore boiling point of noble gases increase down the road। अगर आप इस बात को जो हमने डिस्क्रिप्शन में बयान की है अपनी सोच के मुताबिक, अगर आप किताब पे नजर डालें, सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ते हुए जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ शायद बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैसेस के दिए हुए, ये मुझे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ एक टेबल बना हुआ है। नोबल गैसेस हीलियम का -268.6 डिग्री सेंटीग्रेड, -268, और नियॉन का -245। याद रखें -245 इज ग्रेटर देन -268, और आर्गन का -186 या 88 जो भी है। आप देखेंगे नीचे जाने से -152 बढ़ते जा रहे हैं। ये इस बात की हमने जस्टिफिकेशन दी है कि सब नोबल गैसेस हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। वजह ये है कि साइज, पोलराइजेबिलिटी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। 3 लफ्ज इसमें लिखने जरूरी हैं, साइज, पोलराइजेबिलिटी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये तीनों नीचे जाने से बढ़ती हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू भी आ सकता है, और एमसीक्यू आ जाए जैसा कि एंट्री टेस्ट वगैरह में आते हैं। 4 गैसेस दी हों, which one of the following has maximum boiling point? अब स्टूडेंट के नालायक स्टूडेंट, बहानेबाज स्टूडेंट, वो कहेगा जी अब सारों का बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखें, ये क्या बात हुई, ये तो रट्टे वाला क्यों? भाई आपसे किसी ने बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं पूछा, ये पूछा किसका ज्यादा होगा। आपको अगर समझ हो कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो आप जो कहेंगे जी जो सबसे नीचे है उनमें से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन 4 गैसेस दी हुई हैं, आपसे कहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो हीलियम का मिनिमम होगा और आर्गन का, क्रिप्टॉन का इनमें से सबसे ज्यादा होगा। समझ का क्वेश्चन है, रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं। इनकी वैल्यूज रखना जरूरी नहीं है, पता होना जरूरी है कि नीचे जाने से बढ़ेगा। तो एमसीक्यू भी आ सकता है,
नंबर 2 रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है इसी से रिलेटेड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 चीजें दी हुई हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फोर्सेस प्रेजेंट आर लंदन डिस्पर्शन फोर्स। नीचे मसलन HCl दिया हो, वाटर दिया हो, लिक्विड हीलियम दी हो, और फर्ज करें कि लेट इट बी क्लोरोफॉर्म दी हो, तो लिक्विड हीलियम में सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स सब में है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ लंदन किस में है, तो हीलियम में सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स, बाकियों में डाइपोल डाइपोल भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लेकिन हीलियम अगर लिक्विड में चेंज होगी, और याद रखें हीलियम लिक्विड में चेंज हो तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जब तक वो गैस है इसका मतलब उसमें फोर्सेस नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ना कि लिक्विड हीलियम, अगर कहा जाए हीलियम गैस एट हाई टेम्परेचर तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं होंगे, इसलिए ध्यान से ये चीजें पढ़नी कि कब पूछा गया। नंबर 2, why halogens exist in different physical states? हैलोजन, हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं? अब ये नहीं कि आप कहेंगे किसी जिन ने फोन किया होगा, हेलो जिन बोल रहा हूँ, जी, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जनरेट करना, सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट, नमकियात बनाने का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉमन हैलोजन है, एसिटाइन इस ग्रुप में है लेकिन रेडियो एक्टिव, हम 4 को अमूमन मिलते हैं। ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल है, F2Cl2Br2I, सब नॉन पोलर है। फ्लोरीन और फ्लोरीन में कोई चार्ज नहीं होगा, बॉन्ड बना होगा, दोनों एक जैसे हैं, चार्ज नहीं है। क्लोरीन भी नॉन पोलर है, ब्रोमीन भी नॉन पोलर, आयोडीन भी नॉन पोलर। अगर सब नॉन पोलर है, सब डायटोमिक है, तो फिर सबको गैसेस होना चाहिए, या सबको लिक्विड होना चाहिए, या सबको सॉलिड, जो है सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। तो यही अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाई हैलोजेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ये वक्री टाइप की क्यों है, कुछ सॉलिड क्यों है, कुछ लिक्विड क्यों है, कुछ गैसेस, तो जवाब सुने ध्यान से। ये सब नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डाउन द ग्रुप जाने से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक ही ग्रुप है, नीचे जाने से साइज बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। वही जो नोबल गैसेस में हमने कहा था, फर्क ये है कि ये मोनोटॉमिक थी नोबल गैसेस, ये डायटोमिक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज छोटा है, पोलराइजेबिलिटी कम है, इसलिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस है। ब्रोमीन उससे बड़ा साइज है, उससे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, उससे स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इसलिए लिक्विड है। और आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है। अब ये ना हो कि जी हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं हैलोजेंस की बात करूंगा, हैलोजन में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। ये ना हो मेरे पे फतवा लगा दे कि आपने, हमने तो पढ़ा अल्लाह सबसे बड़ा, आप कहते हैं आयोडीन सबसे बड़ा। वो हैलोजेंस के अगर बात हो तो आयोडीन है लार्जेस्ट साइज, हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इसलिए ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर। ये भी एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू दिया कि सॉलिड आयोडीन में किस किस्म की फोर्स, तो सॉलिड आयोडीन में भी सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स, उसकी वजह से वो सॉलिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, विच हैलोजन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट,
Which halogen exists in liquid state? Bromine room temperature पे liquid है, iodine solid है, fluorine और chlorine gases. तीसरा इसी में से क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डीकेन, अल्केन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ये सारे नॉन पोलर होते हैं हाइड्रोकार्बन। पैराफिन्स भी इन्हें कहते हैं, अल्केन्स भी कहते हैं। जब सारे हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर हैं तो फिर ये मुख्तलिफ हालतों में क्यों पाए जाते हैं? मसलन नेचुरल गैस, सो कॉल्ड सुई गैस, ये भी हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक के इसमें कंपाउंड होते हैं, ये गैस है। पांच कार्बन से लेके 17 कार्बन एटम्स तक, ये पेट्रोल, ये मट्टी का तेल, ये डीजल ऑयल, ये मोबाइल ऑयल, ये लिक्विड है। और 18 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन वाले सॉलिड हैं, ग्रीस, पैराफिन, वैक्स, वो सॉलिड है। तो आपसे तो पूछे कि अगर सारे ही नॉन पोलर हैं, सारों में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो फिर फर्क क्यों है? कुछ गैस क्यों है, कुछ लिक्विड क्यों है, कुछ सॉलिड क्यों? तो यहाँ पे असूल ये है कि पहले 4 हाइड्रोकार्बन CH4 से लेके C4H10 तक, एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक के कंपाउंड्स, एक कार्बन से 4 कार्बन तक के कंपाउंड, CH4 से लेके C4H10, फार्मूला, जनरल फार्मूला याद हो तो हाइड्रोजन खुद भी आप बना लेंगे, CnH2n+2, जितने कार्बन हो उतना करके 2 जमा कर दे तो हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे। तो ये गैसेस हैं। 5 C5H12 से C17H36 तक लिक्विड है, C18H38 से ऑनवर्ड सॉलिड है। तो वजह ये है कि जो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं, तो पॉइंट्स ऑफ डिस्टॉर्शन बढ़ते हैं, बिगाड़ पैदा होने की जगह बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे 100 का मजमा हो तो डिस्टॉर्शन के इम्कानात कम है, और लाख का हो तो ज्यादा है, 10 लाख का हो तो और ज्यादा है, लेकिन मौके पे तकरीबन 30 लाख का मजमा हो तो उसमें डिस्टॉर्शन के इम्कानात उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा पॉइंट्स ऑफ डिस्टॉर्शन, बिगाड़ पैदा होने की जगह बढ़ जाती है। तो all hydrocarbons are non-polar molecules, they have London dispersion forces only. With increase in number of carbon atoms, the points of distortion are increased. बिगाड़ पैदा होने की जगह बढ़ जाती है। Polarizability is increased. उसमें polarizability कहते हैं quantitative measure of distortion, कितनी डिस्टॉर्शन पैदा हो सकती है वो बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर इंक्रीज्ड। हेंस फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी गैस से कहते हैं। 5 से लेके 17 तक लिक्विड है और 18 से ऑनवर्ड सॉलिड है। इसका भी एक टेबल किताब में बना हुआ होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। तो तीनों क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, साइज, नंबर ऑफ एटम्स और पोलराइजेबिलिटी। इन तीनों के बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती है और उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा होता है और उस वजह से इनकी फिजिकल स्टेट एक दूसरे से डिफरेंट। ऑलमोस्ट 100% पेपर में इसमें से
पूछा जाता है, और तीनों भी इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। तीनों कैसे इकट्ठे पूछे जा सकते हैं? और राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग strength of London dispersion forces. Give suitable examples in support of your answer. आप 3 हेडिंग बनाएंगे। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे मिसाल नोबल गैसेस। पोलराइजेबिलिटी, नीचे मिसाल हैलोजेंस। नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नीचे एग्जांपल हाइड्रोकार्बन। तो ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी 6 नंबर का बन सकता है, सारा कुछ पूछना। लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन पूछने जाने के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले दिन हमने कहा था कि 2 किस्म की फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, छठा चैप्टर। हम ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, मिक्सचर ऑफ पोलर और नॉन पोलर, और फिर हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, सारे ही नॉन पोलर। अब एक स्पेशल किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं 2 अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन। The electrostatic force of attraction between hydrogen, partial positively charged hydrogen, and partial negatively charged atom of another molecule. इसका मतलब सुने कि क्या है। मसलन ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्ड है, इसे ऑक्सीजन ज्यादा जोर से खींचती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास कर लेगी तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। आप जानते हैं, जो नहीं जानते आज जान जाएं, आखिरी मौका है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे दें तो उस पे नेगेटिव आता है। हमने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, ऑक्सीजन ने उसे खींच के अपने पास कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर और ऑक्सीजन के करीब हो गए, इसलिए ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। फुल पॉजिटिव तो आता है अगर इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही चला जाता, लेकिन इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये जो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास कर लिया। ये हाइड्रोजन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल की नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन को खींचती है। ये जो इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हुई है, एक मॉलिक्यूल की ऐसी हाइड्रोजन, यहाँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ पे तरह पार्शियल पॉजिटिव लिख लें, partial positively charged hydrogen and partial negatively charged atom of another molecule। एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसे खींचती है। एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज एटम को खींचती। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में है इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे तो हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट, लेकिन एक बीच की बात नहीं है। और हकीकत में ये हाइड्रोजन, ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन है जिसपे नेगेटिव है, हम कह रहे हैं इसको खींच रही है। हकीकत में ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच रही है। इस हाइड्रोजन की नीयत इस लोन पेयर पे बेईमान हुई भी है कि ये किसी तरह मेरे साथ आ मिले तो मेरा चार्ज खत्म हो जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट ए ऑर्डिनरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन को तो हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हकीकत में ये जरा स्पेशल चीज है। स्पेशल ये है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज एटम है इसके पास लोन पेयर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उसी वक्त होगी जब नेगेटिवली चार्ज एटम के पास लोन पेयर होगा। तो हकीकत में इट इज attraction between hydrogen having partial positive charge and lone pair of electron of more electronegative atom। इसमें सबसे अहम बात है कि पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिवली चार्ज एटम के लोन पेयर के दरमियान अट्रैक्शन। कल इसी को आगे जारी रखेंगे कि किन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इसमें वीक होती है। इसका भी कल लेक्चर इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही हम कंटिन्यू करेंगे।